एक बार फिर विक्रमादित्य पेड़ पर लटके हुए बेताल को अपने कंधे पर उठा लेता है और वहाँ से चुपचाप बेताल को शमशान की तरफ ले चलता है। किसी भी तरह से विक्रमादित्य का मुंह खुलवाना है, ये सोचकर बेताल कहता है कि राजा, जब भी मैं तेरे बल को देखता हूँ तो मुझे एक बात याद आती है। मैं वो कहानी तुझे सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक जमाने में महेंद्रपुर नाम का एक राज्य था और उस राज्य के महाराज थे नरेंद्र, जिनकी सिर्फ एक ही बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे। परंतु दुर्भाग्यवश उनकी बेटी को एक लाइलाज बीमारी हो जाती है। कई वैद्य आकर उसका इलाज करते हैं परंतु कोई फायदा नहीं होता। फिर मंत्री एक नए वैद्य को लेकर आते हैं, जिन्हें देखकर महाराज कहते हैं, प्रणाम। मैंने सिर्फ आपके बारे में सुना था परंतु आपको कभी देखा नहीं था। इस प्रकार मिलने का मुझे दुख तो अवश्य है, चाहे कैसी भी लाइलाज बीमारी क्यों ना हो। मैंने सुना है आप ठीक कर सकते हैं। आप कुछ भी करके मेरी पुत्री को बचा लेंगे, इसी विश्वास के साथ मैंने आपको बुलाया है। राजा, मैं इसमें कुछ खास नहीं करूँगा। बीमार मनुष्य का इलाज करके उसे ठीक करना ही मेरा कार्य है। मेरे पास कोई मृत इंसान को जीवित करने जैसी शक्ति नहीं है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना प्रयास अवश्य करूँगा। बाकी सब तो भगवान के हाथ में है। कृपया ऐसा न कहें। अगर आपकी भांति विख्यात वैद्य भगवान पर भार डालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? आप निराश ना हो महाराज, मुझसे जो भी होगा मैं अवश्य करूँगा। पहले मुझे बीमार को तो देखने दीजिए। मुझे राजकुमारी के पास ले चलिए। वैद्य के ऐसा कहते ही महाराज स्वयं उन्हें अपनी बेटी के कमरे में ले आते हैं। वैद्य उसकी जांच करके कहते हैं कि ये बीमारी तो बड़ी ही विचित्र लगती है। जब मैंने उन्हें स्पर्श किया तो उन्हें तो स्पर्श का आभास भी नहीं हुआ। प्रतीत होता है उसकी धमनियों में रक्त का प्रवाह कम है और अगर ऐसा है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये आपने क्या कहा? मेरी मृत्यु हो जाएगी वैद्य जी? क्या इस बीमारी का इलाज नहीं है? मेरा जीवन आधे में ही समाप्त हो जाएगा वैद्य जी। सुनिए राजकुमारी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीमारी से भी अधिक भयानक डर होता है। तुम मानसिक रूप से जितनी तंदुरुस्त रहोगी उतनी ही जल्दी तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। कई लोगों की उपचार के क्रम में जो मृत्यु हो जाती है उसका कारण भय है। आपने लोगों को कहते अवश्य सुना होगा कि उपचार के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, परंतु भय के कारण उन्हें दी जाने वाली औषधि विष में बदल जाती है। तुम्हारी इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, धैर्य बनाए रखो। ऐसा कहकर महाराज और वैद्य जी राजकुमारी के कक्ष से निकल जाते हैं। वैद्य जी, क्या मेरी पुत्री को ठीक किया जा सकता है या उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आपने ऐसा कहा है? उसका एक उपचार तो है परंतु वो बहुत ही दूरी पर है। हिमालय के पहाड़ों के पास देव पारिजात नामक एक वृक्ष है। उसके पत्ते लाकर अगर उसका उपचार करेंगे तो राजकुमारी अवश्य ठीक हो जाएंगी। परंतु इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है उसे वहाँ से लेकर आना, क्योंकि आज तक कोई नहीं ला पाया और अगर कोई वहाँ लाने गया भी है तो उसके वापस आने का कोई प्रमाण नहीं है। उस वृक्ष के पत्ते अगर आप मंगा ले तो मैं राजकुमारी को बचा सकता हूँ। वैद्य जी ऐसा कहते हैं। फिर महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं। मंत्री जी, हिमालय पर देव पारिजात नामक एक वृक्ष है, उसे लाने वाले को मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, ऐसी घोषणा कर दीजिए। केवल इतना ही नहीं, मैं उससे अपनी बेटी की शादी भी कराऊंगा एवं उसे अपना दामाद भी बनाऊंगा, ये भी घोषणा कर दीजिए। कुछ भी करके उस वृक्ष के पत्ते मंगाइए। इस संबंध में अपने राज्य में ही नहीं पड़ोस के राज्यों में भी ढिंडोरा पिटवा दीजिए। और इस तरह आदेश देते हैं। महाराज के कहे अनुसार सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया जाता है। महेंद्रपुर के पास के गांव में जब ढिंडोरा पीटा जा रहा था, वहाँ पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, जिसमें विनोद नाम का एक आदमी था और उसके कुछ दोस्त थे। वो घोषणा सुनकर घोषणा करने वाले को अपने पास बुलाते हैं। अरे भैया, उस वृक्ष के पत्ते लाने पर क्या राजा सच में अपना आधा राज्य और राजकुमारी दे देंगे? भैया, ढिंडोरा पीटने के लिए हमें पैसे मिले थे, इसलिए ढिंडोरा पीट रहा हूँ। अब वो आधा राज्य राजकुमारी का हाथ देंगे या नहीं मुझे क्या पता। अरे मतलब अगर वृक्ष के पत्ते तू लेकर आएगा तो क्या तुझे देंगे या नहीं? अगर मैं ऐसा कर पाता तो यहाँ ढिंडोरा क्यों पीटता? उस वृक्ष के पत्ते लाकर महाराज को देकर उनका दामाद न बन जाता। जब वो ऐसा कह रहा था तब विनोद का बेटा विवेक वहाँ पर आता है। क्या हुआ पिताजी, आप इससे बहस कर रहे हैं?
बेचारा, इसे जाने दीजिए ना। अरे नहीं बेटा, तेरे पिता तो उस वृक्ष के पत्ते लाकर तेरे लिए सौतीली माँ भी लाना चाहते हैं। ए तो चुप करना, इस उम्र में भला मैं क्यों शादी करूँगा। फिर विनोद ढिंडोरा पीटने वाले से कहता है कि अच्छा ये तो बताओ कि ये वो वृक्ष है कहाँ पर। अरे वो हिमालय या फिर किसी पहाड़ या गुफा में होगा। हिमालय कोई छोटी पहाड़ी नहीं है, वो बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है। वहाँ पर जाने वाला वहाँ की तो ठंड से ही मर जाएगा। अरे जब वो इतनी खतरनाक जगह है तो जाने की जरूरत क्या है। जिंदा रहे तो ऐसे ढिंडोरा पीट कर भी जी लेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब खतरनाक जगह ना होती तो तुम खुद जाकर लेकर आने की सोच रहे थे। ये क्या है, मेरे तो पीछे पड़ गए हो। अरे अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। मैंने अपनी तीनों बेटियों की अच्छे बड़े घरों में शादियां कराई हैं, तो फिर अपने इस बेटे को महाराज का दामाद बनाकर महाराज के समधी बनकर उनके साथ बैठना चाहते हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें गलत क्या है। वैसे भी मेरे बेटे में कमी क्या है। सुंदर है, संपत्ति भी है, पढ़ा लिखा है, काबिल है। सिर्फ इतने से कोई राजा का दामाद नहीं बन जाता। उसके लिए अच्छी किस्मत चाहिए। बहुत अच्छी किस्मत वाला होगा जो राजा का दामाद बनेगा। हाँ हाँ ठीक है, अब भला किसे पता, कहीं मेरा बेटा ही राजा का दामाद बन जाए। और फिर वो ढिंडोरा पीटने वाले से कहता है कि अरे क्यों भाई, तुम बताओ, मेरा बेटा महाराज का दामाद बन सकता है ना। भैया आपने तो पेट भर खाना खा लिया है और यहाँ बातें कर रहे हैं। मैं बिना कुछ खाए ढिंडोरा पीट रहा हूँ। मुझे छोड़ दो भैया, मैं जाकर ढिंडोरा पीटता हूँ। इसने क्या कहा, तुम्हें समझ में आया कि तुमने तो बस खाना खा लिया है और आकर यहाँ गप्पे हाँक रहे हो। ये सुनकर विनोद उसे बहुत घूर कर देखता है। डर के मारे ढिंडोरा पीटने वाला कहता है, भैया इन्होंने आपसे जो भी कहा, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसकी बातें सुनकर वहाँ खड़े लोग हंसने लगते हैं। ए, तुझे अपनी छोटी बहन से मिले तो बहुत दिन हो गए ना। एक काम कर, एक बार उसके पास जाकर देख कर आ, मिल के आ कि वो कैसी है। मैं इतनी दूर तो नहीं जा पाऊंगा। जाकर उससे कहना कि एक बार यहाँ भी आए। वैसे भी कुछ ही दिनों में त्योहार आने वाले हैं। ठीक है पिताजी, मैं आज ही जाता हूँ। ये कहकर विवेक वहाँ से निकलता है और सबसे पहले अपनी बड़ी बहन के पास जाता है। उसकी बहन उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे प्रेम से अंदर बुलाती है। अरे भाई, कितने दिनों बाद आए हो तुम। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं। ये बताओ बहन, यहाँ तुम अपने पति के साथ खुश तो हो ना? तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना? ये सब बातें छोड़ दो ना। मेरे पति के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। अपने आप को शिकारी बताते हैं। मैं नहा धोकर तैयार हो रही थी तो वो मुझे अपने सामने बिठाते हैं और तीर कमान से मेरे चेहरे पर तीर चलाते हैं। ये वो बार बार करते हैं और मुझे लगता है कि कहीं मुझे ये तीर लग न जाए। मैं हमेशा डरी डरी रहती हूँ, अपनी जान हथेली में रख कर रहती हूँ। बहन अपने भाई से इस तरह कहती है। विवेक कुछ देर सोचकर अपनी बहन से कहता है, अच्छा तो ये बात है। तुम बिल्कुल भी निराश मत होना, तुम्हारे पति को मैं काम दिलवाऊंगा। ये कहकर विवेक वहाँ से चला जाता है और अपनी दूसरी बहन के पास जाता है। क्यों बहन, तुम अपने पति के साथ यहाँ खुश हो ना? सब कुशल मंगल है ना? विवेक अपनी दूसरी बहन से उसके हाल चाल पूछता है। अब क्या बताऊं भैया, मेरे पति के पास पैसा तो बहुत है लेकिन काम नहीं है बस। और वो अपने आप को दीर्घदर्शी मानते हैं। कौन से लोक में क्या हो रहा है उन्हें सब पता होता है। जब देखो इंद्रलोक में रंभा उर्वशी का नृत्य देखकर मजे लेते रहते हैं और मेरी तरफ तो देखते भी नहीं है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता है। इस तरह बहन अपने भैया को अपना दुखड़ा सुनाती है। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारे पति को मैं काम दिलवाऊंगा, तुम चिंता मत करना। अपनी दूसरी बहन से ये बात कहकर विवेक अपनी तीसरी बहन को मिलने जाता है। क्या हुआ बहन, तुम तो अपने पति के साथ खुश हो ना, या तुम्हें भी कोई समस्या सता रही है? अपनी तीसरी बहन से वो ये सवाल करता है। तब उसकी बहन कहती है, अरे काहे की खुशी भैया, मेरे पति के पास पैसा तो बहुत सारा है लेकिन करने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है। वो हवा की तरह भाग सकते हैं। हाँ, सुबह उठकर वो दौड़कर काशी जाते हैं, वहाँ के मंदिर में दीप आरती करते हैं और फिर वहाँ से दौड़कर रामेश्वर जाते हैं, वहाँ पर भी दीप आरती करते हैं। फिर रात में घर आकर खाना खाकर सो जाते हैं। बात ही नहीं होती तो खुशी कहाँ से मिलेगी। तीसरी बहन भी अपना दुखड़ा सुनाती है। अच्छा तो ये बात है, खैर कोई बात नहीं,
तुम्हारे पति को मैं एक काम दिलाऊंगा। ये कहने के बाद विवेक कुछ देर के लिए सोचता है, फिर अपने तीनों जीजाओं को बुलाता है और उन्हें राजकुमारी के इलाज के लिए जरूरी देव पारिजात वृक्ष के बारे में बताता है। अभी तक तुम तीनों के पास जो अद्भुत शक्तियाँ हैं, वो सिर्फ तुम्हारी पत्नियों को पता है, लेकिन अगर तुमने उस वृक्ष के पत्ते लाकर दे दिए तो पूरे देश में तुम्हारी ही चर्चा होगी। तब सिर्फ तुम्हारे नाम की प्रशंसा ही नहीं होगी, बल्कि महाराज ने तो ये कहा है कि वो आधा राज्य भी दे देंगे। विवेक के ऐसा कहने पर तीनों मान जाते हैं। साले साहब, आपकी बात सही है, हम जरूर कोशिश करेंगे। अगर ऐसा है तो तुम तुरंत निकलकर हिमालय जल्द से जल्द पहुंच जाओ और दूसरे जीजा जी जो दूरदर्शी हैं, वो बता देंगे कि वो वृक्ष कहाँ पर है। उस बर्फ की पहाड़ी पर ज्यादा देर रुक नहीं सकते, इसलिए हवा की तरह दौड़कर उस वृक्ष के पत्ते लेकर आओ। उस वृक्ष के पत्ते लाते समय अगर वहाँ कोई संकट आ जाए तो जीजा जी आप अपने तीर धनुष के इस्तेमाल से इन्हें बचा लेना। विवेक सारी बातें विस्तार से समझा देता है। अपनी सहमति देकर तीनों निकलकर हिमालय के पास पहुंचते हैं और हिमालय के पास वाले जंगल में ठहरते हैं। जो दीर्घदर्शी है वो वृक्ष कहाँ है उस तरफ इशारा करता है। जो शिकारी था वो तीर चलाता है और दौड़ने वाला जीजा तीर से भी तेज दौड़कर वृक्ष के पास पहुंचता है। वो जब पत्ते तोड़ रहा होता है तब वहाँ एक बहुत बड़ा बंदर आता है। दीर्घदर्शी वाला ये देख लेता है और तीर चलाने वाले को बताता है और वो उसी दिशा में तीर चलाता है। तीर निशाने पर लगता है और बंदर वहीं मर जाता है। दौड़ने वाला जीजा तुरंत पत्ते तोड़कर उसी रफ्तार से लौट आता है और फिर तीनों मिलकर अपने साले के पास वापस आते हैं और फिर चारों लोग महाराज के पास पहुँचते हैं। महाराज, आपकी बेटी बहुत ही बीमार है और आपने घोषणा कराई थी कि देव पारिजात के वृक्ष के पत्ते चाहिए उसे ठीक करने के लिए, तो हम वो पत्ते लेकर आए हैं। ये रहे वो पत्ते। ऐसा बोलकर विवेक पत्ते महाराज को थमाता है और फिर वैद्य जी उन पत्तों को जांचते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही उत्तम कार्य है। इसे लाने के लिए ना जाने कितने ही वीर योद्धा गए, परंतु उनमें से कोई भी वापस नहीं लौट सका, लेकिन तुम लोग कामयाब हो गए। उसके बाद वैद्य जी पत्तों से राजकुमारी का इलाज शुरू करते हैं। जो पत्ते लेकर आए हैं उन्हें राजमहल में रहने को कहा जाता है। वैद्य जी 3 दिन तक उन पत्तों से राजकुमारी का इलाज करते हैं, जिससे राजकुमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देखकर राजा बहुत खुश होते हैं, पर उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वो सोचते हैं कि इन चारों में से राजकुमारी का विवाह किससे किया जाए। फिर महाराज उन चारों को सामने बुलाते हैं और कहते हैं, उचित समय पर इतनी दूर से पारिजात वृक्ष के पत्ते लाकर मेरी पुत्री को बचाया, इस बात के लिए मैं तुम सबका सदैव ऋणी रहूंगा। ये बताओ कि इसे हिमालय से लेकर कौन आया? महाराज, पत्ते लाने के लिए तो मैंने कहा था, लेकिन ये तीनों मिलकर पत्ते लाए हैं। फिर विवेक महाराज को तीनों की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताता है। मेरी पुत्री ठीक हो गई, इस बात से मैं प्रसन्न हूँ, परंतु अब एक बहुत बड़ी समस्या है। हे भगवान, ये पत्ते तुम तीनों मिलकर लाए हो और तुम तीनों का विवाह भी हो चुका है। अब ऐसे में मैं अपनी पुत्री की शादी किससे कराऊं? महाराज इस तरह अपनी उलझन व्यक्त करते हैं। राजा, तुमने पूरी कहानी सुनी ना? अब ये बताओ, राजकुमारी की शादी किससे करानी चाहिए? इस समस्या का हल अगर जानते हुए भी तुमने नहीं बताया ना, तो तुम्हारा सर इसी समय फट जाएगा। बताता हूँ बेताल, बताता हूँ। राजकुमारी से शादी करने की योग्यता उन तीनों में ही नहीं है। माना कि उनके पास शक्तियाँ थी, परंतु अपनी शक्तियों का उचित इस्तेमाल करने की काबिलियत उन तीनों में नहीं थी। किसी मनुष्य के पास ऐसी शक्ति का होना बड़ी बात नहीं है, परंतु उस शक्ति का उचित समय पर उपयोग करना ये काबिलियत कहलाती है। उनकी काबिलियत का उचित इस्तेमाल किया उनके साले विवेक ने, इसीलिए उचित तरीके से देखा जाए तो उसी से शादी होनी चाहिए। बहुत अच्छे विक्रम, बहुत अच्छे। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वहाँ जो वैद्य था उसने राजा को यही सलाह दी। जैसा कि वेंकट के दोस्त ने कहा था, महाराज का समधी बनने के बाद वेंकट महाराज के साथ बैठा जिसने ढिंडोरा पीटा था, और वेंकट का वो दोस्त जब साधारण लोगों के साथ खड़े होकर महाराज के साथ बैठे वेंकट को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। और जैसा कि विवेक ने कहा था, राज्य में हर ओर उनके नामों की चर्चा होने लगी। परंतु तू एक बात भूल गया। तूने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, इसलिए तूने बात करनी शुरू कर दी और अब मैं जा रहा हूँ। और फिर बेताल विक्रम से कंधे से उड़कर फिर से पेड़ पर जाकर बैठ जाता है।
ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।